हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्टेट ऑफ मलक्का को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था महानदी रिवर को लेकर के, तो महानदी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, महानदी रिवर इंडिया के सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट पर फ्लो होती है। महानदी रिवर का ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ स्टेट से, उसके बाद में उड़ीसा स्टेट में फ्लो होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करती है। महानदी रिवर को अगर लोकल एरिया पर इसकी व्यू को अगर हम डिस्कस करें तो महानदी रिवर के नर्दर्न पार्ट पर सेंट्रल इंडियन हिल्स लोकेटेड हैं, इसके वेस्टर्न पार्ट पर मैकाल हिल्स लोकेटेड है और सर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है ईस्टर्न घाट। महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम का फॉर्मेशन किया हुआ है और जो हीराकुंड डैम है वो हमारे इंडिया के लार्जेस्ट डैम में से एक है। जब भी कोई रिवर फ्लो होती है तो उसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो महानदी रिवर की अगर राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले महानदी रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से इंपॉर्टेंट नेम है ओंग रिवर, तेल रिवर एंड चौक रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट नेम है सोनाथ रिवर, हसदेव रिवर, मांड रिवर एंड इब रिवर। अगर हम महानदी रिवर का कंपेरिजन करें अदर रिवर के साथ में तो पेनिनसुलर इंडिया में आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर। तो महानदी रिवर जो है वो लार्जेस्ट एरिया में अगर हम डिस्कस करें तो गोदावरी और कृष्णा के बाद में थर्ड नंबर पर आती है। लेकिन अगर हम वाटर कैपेसिटी की बात करें तो गोदावरी के बाद में सेकंड नंबर पर आती है महानदी रिवर। तो ये महानदी रिवर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम एक वोल्केनो अकेडमी का एक इनिशिएटिव है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए जो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। अभी कुछ टाइम पहले हमने मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके बाद में उसी टाइम में बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने अपनी क्वेरीज अपनी डिमांड की कि 2023 के लिए हम प्रोग्राम लॉन्च करें और उन्हीं डिमांड के बेसिस पर ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो वोल्केनो अकेडमी आपके लिए लेकर के आया है। जो भी स्टूडेंट्स 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अब इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले उनकी जो संख्या है उसके बेसिस पर उनको स्मॉल ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा और जो हर स्मॉल ग्रुप है उसको एक मेंटोर जो है वो अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर मेंटोर जो है वो आपको वीकली बेसिस पर टारगेट देगा और वीकली बेसिस पर जो भी एक कलेक्टिव टारगेट होगा उसको डेली बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। फिर मेंटोर आपके साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करेगा और डिस्कशन करेगा कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के आपको इशू है, किस तरीके से उसमें आप और ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपकी स्टडी होगी उसको एग्जाम के थ्रू टेस्ट के थ्रू यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। प्रीलिम्स का भी टेस्ट लिया जाएगा और मेंस का भी टेस्ट लिया जाएगा। मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगी। इसके अलावा वीकली बेसिस पर संडे पर एवरी संडे जो है वो आपकी स्टैटिक क्विज हुआ करेगी। मतलब आपकी जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के भी यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। हर संडे को एक ऐसे जो है वो आपसे लिखवाया जाएगा। मतलब आप सभी को पता है कि यूपीएससी में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी अगर हम देखें तो ऐसे का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS4 में जो एथिक्स और इंटीग्रिटी से रिलेटेड पेपर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। GS4 को आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं उस पेपर को, उससे रिलेटेड भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ में शेयर की जाएगी। मतलब सीधी और सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलें, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 2023 के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन मोड आपका स्टार्ट करेगा और इसको लेकर के जो भी प्रॉपर गाइडेंस जो भी प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो आपके साथ में आपका जो मेंटोर है वो शेयर टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ये प्रोग्राम है
अब आपको लगता है कि इन फीचर्स को हम क्यों ज्वाइन करें, क्या ऐसा खास है कि इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को हमें ज्वाइन करना ही चाहिए। देखो, आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एक लॉन्ग जर्नी होती है। क्या पढ़ना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी टॉपर स्टॉक देखते हैं, बहुत सारी जो इसमें एस्पायरेंट्स जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सभी की मतलब बुक लिस्ट जो है वो सभी को पता होती है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में स्पेशल पॉइंट ये है कि जो आपकी एक लॉन्ग जर्नी है उसको काफ़ी स्पेशल तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ताकि आप 2023 के लिए जो आपका टारगेट है उसको आप इजीली रीच कर सको। इसके लिए क्या होता है कि जब एक कोई भी प्रोसीजर, जब काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है तो उसमें आपकी जो भी जर्नी होती है उसमें कभी अप्स देखने को मिलते हैं, कभी डाउन्स देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को जो है वो मेंटोर जो है वो टाइम टू टाइम टारगेट करेंगे, ताकि आप एक कंटिन्यूटी फॉर्म में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रख सको। और इसीलिए मेंटोरशिप प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 26 जुलाई से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी फ़ी जो है वो हमने नॉमिनल रखी है 599 पर मंथ बेसिस पर। आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करें, उससे पहले आप 3-4 डेज़ का जो डेमो है जो हमने स्टार्ट किया है अभी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो सारे बेसिक फीचर्स हमने यहाँ पर बताए हैं वो सभी उसमें दे जाएंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको रेगुलर कर सकते हो। 1 मंथ के लिए आप ज्वाइन कीजिए। आपको फिर लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप हमें कुछ रिव्यू दे सकते हैं, कुछ अपने सजेशन दे सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो आप 1 मंथ के बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अर्ली 100 जो भी स्टूडेंट होंगे उनको कुछ ऑफर प्राइस में यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। इसके लिए इस प्रोग्राम के लिए जल्दी एक वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जिसमें और भी इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो यहाँ पर एलिब्रेट किए जाएंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जो आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है उसको और अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए 2023 का जो आपका टारगेट है उसको बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हैं। देखो, ये प्रोग्राम जो वोल्केनो अकेडमी ने 599 नॉमिनल फ़ी के साथ में स्टार्ट किया है, बहुत सारी कोचिंग लाखों रुपए लेकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च करती है। ये नॉमिनल फ़ी जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हमारे मेंटोर हैं उन सभी की जो भी पे होती है उन सभी के लिए नॉमिनल फ़ी रखी गई है। आज तक वोल्केनो अकेडमी ने जो भी आपके लिए काम किया है वो फ्री किया है और एक तरीके से आपके सपोर्ट करने की कोशिश की है, कभी भी आपको चीट करने की कोशिश नहीं की है। तो ये प्रोग्राम है वो भी आपके बेनिफिट के लिए होगा, इसको आप इंश्योर कर सकते हैं। 3-4 डेज़ का जो डेमो है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, वहाँ जा कर के आप इसको व्यू कर सकते हो। ओके, तो अब द हिंदू का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है, आप सभी को पता है कल हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं उनकी काउंटिंग हुई और द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए नॉमिनी थी वो यहाँ पर इलेक्ट होकर के आती हैं। अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा, जिन्होंने अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मिल करके उनको अपना कैंडिडेट बनाया था। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को मैक्सिमम वोट देखने को मिले हैं 64.3%। टोटल वैलिड वोट्स जो पोल हुए थे उसमें से 64.3% जो है वो द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर वोट मिले हैं। 50th नंबर की वो हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगी। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें, देखो एक वर्ड यहाँ पर आया है क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग मतलब कि जिस पार्टी से पर्सन बिलोंग करता था, जिस पार्टी की स्ट्रेटजी होगी कि हम इस कैंडिडेट को यहाँ पर वोट करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ में जाकर के जो लेजिस्लेटर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को वोट किया है। ओके, इसके बेसिस पर यह देखा जाता है कि अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ओके, देखो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। मतलब कोई भी पार्टीज जो होती हैं वो अपना विप यहाँ पर अपॉइंट नहीं करती हैं। जब ओपन बैलेट के थ्रू जो भी ओपन बैलेट के थ्रू जब भी इलेक्शन होते हैं तो इसमें पार्टीज़ अपने विप अपॉइंट करती हैं और फिर उसमें जो विप होता है, जो पार्टी का मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से ही जो मेंबर होता है उसको पार्टी अपना विप अपॉइंट करती है। फिर जब भी उसमें इलेक्शन होंगे ओपन बैलेट के थ्रू तो वो जो विप है वो इंश्योर करता है कि उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को, जिसको पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसी को वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर सीक्रेट बैलेट है, पता ही नहीं है कि किसने किसको वोटिंग किया, विप होता नहीं है तो इंश्योर करना नहीं होता, तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है।
अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी। वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को लेकर के तो हमारी इंडिया की सेकंड वीमेन होंगी जो प्रेसिडेंट पोस्ट पर आई हैं। इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी से बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली फर्स्ट वीमेन यहाँ पर होंगी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इससे पहले वो स्टेट की, यहाँ पर अगर हम देखें तो झारखंड स्टेट की वो गवर्नर रह चुकी हैं और यहाँ पर ओडिशा स्टेट से वो बिलोंग करती हैं। संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर अभी कुछ टाइम में इनका जो ओथ है, आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो यहाँ पर संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल में से जो 8 नंबर की जो शेड्यूल है उसमें कुछ लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया है। ओरिजिनली ये लैंग्वेज थी 14, प्रेजेंट टाइम में है 22। तो इसमें संथाल जो लैंग्वेज है उसको भी इंसर्ट किया गया है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 4 लैंग्वेज जो हैं वो इसमें इंसर्ट की गई 8 शेड्यूल में। उनका नेम है बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को आप स्टडी करते हो तो संथाल रिबेलियन जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। संथाल रिबेलियन के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट डिस्कस करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में से ही जो ब्रिटिशर्स हैं, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो ब्रिटिशर्स ने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट किया जाए और इसी रेवेन्यू के बेसिस पर जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद में हम देखते हैं कि रेवेन्यू के फॉर्म पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। अब रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाएगा तो जो भी लोग थे उनकी इनकम का ज़्यादा पार्ट ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। मतलब जो फार्मर्स हैं, जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स है सोसाइटी के, उनकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसकी वजह से लास्ट में क्या होगा, रिवोल्ट तो होगा ही। तो इसी के बेसिस पर 1855 में जो संथाल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले संथाल कम्युनिटी को एक जगह पर एस्टेब्लिश किया गया राजमहल हिल्स के आसपास वाले एरिया में और ये डिसाइड किया गया कि आपसे जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन टाइम के साथ में है जो डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई और जब इस तरीके से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कलेक्ट होने लग गया तो जो भी संथाल कम्युनिटी के जो लोग थे वो मनी लेंडर्स के ट्रैप में फंस गए। मतलब जो उनकी इनकम होती वो हमने रेवेन्यू के रूप में देनी होती और रेवेन्यू के रूप में जो इनकम जो टारगेट था वो ज़्यादा था तो इनको कंप्लीट करने के लिए उनको मनी लेंडर से मनी लेना पड़ता। तो जो भी उनकी इनकम है ना उनके लिए वो कंप्लीट हो पाती, ना उनकी फैमिली के लिए जो भी बेसिक राशन होना चाहिए वो अवेलेबल हो पाता। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट करने की सोची। 1855 में ये जो रिवोल्ट है वो की गई। इसमें जो लीडर थे वो थे सीधू और कानू, 2 भाई थे। इसके अलावा उनकी बहनें फूलो और जानो जो हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले किया। कुछ टाइम तक ये जो रिवोल्ट है वो रेगुलर चलता रहा लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1856 के टाइम में इसको ट्रैप कर दिया और यहाँ पर जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया और इस वजह से ये जो रिवोल्ट है वो ख़त्म हो गया। मतलब 1857 का जो हमारे यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था उससे पहले भी अलग अलग एरिया में टाइम टू टाइम बहुत सारे रिबेल देखने को मिले थे, रिबेलियन देखने को मिले थे। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आपके लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है ट्राइबल्स का क्या रोल था। अभी जो योजना आई है इस बार की जुलाई की उसको लेकर के हमने वीडियोस भी अपलोड किए हैं और उसमें ट्राइबल्स का किस एरिया में क्या क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लेकर के क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये हमने अलग अलग फॉर्म में उनको अपलोड किए हैं। आप जाकर के योजना मैगजीन के जो वीडियोस हैं उनको रिव्यू कर सकते हो और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ट्राइबल्स का क्या रोल रहा है उसके बारे में भी हमने आर्टिकल वहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, तो ये हमने संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखे हैं जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका कंट्री को लेकर के है। श्रीलंका के जो पीएम हैं, अभी आपको पता है कि वहाँ के जो पीएम थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अभी दिनेश गुनावारडेना जो हैं वो वहाँ के गुनावारडेना जो वहाँ के नए पीएम होंगे इनके बारे में बोला जा रहा है। हालांकि वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सभी के साथ में डिस्कशन किया है कि हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलकर के काम करना होगा, तभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सोल्व देखने को मिलेगा। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, देखो जुडिशरी ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जुडिशरी ने क्वेश्चन किया है, जुडिशरी में कुछ पिटीशन डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करे कि हेट स्पीच और जो भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी के बीच में क्लैरिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। बार बार ये देखा गया है कि डिसेंट और हेट स्पीच में यहाँ पर उनको कंक्लूसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, दोनों को एक तरीके से इंटरमिंगल करने की कोशिश की जा रही है, मिंगल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो क्रिएट होते हैं। मतलब एक कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए हेट स्पीच को लेकर के कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हेट स्पीच में इंक्लूड किए जाएंगे। डिसेंट मतलब होता है मतभेद। मान लो आपको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसको लेकर के किसी पर्सन को कुछ मतभेद है, वो अपनी बात रखता है और फिर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए नुकसानदायक है, ओके, हार्म पहुंचाएगा हमारी कंट्री को, सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाएगा, और उसको फिर किस तरीके से हेट स्पीच के नाम पर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्लेरिफाई करें हेट स्पीच को लेकर के जो भी उनके एक्शन है। हेट स्पीच में क्या होता है, आपने कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया, एक्सट्रीम कुछ आपने लिख दिया, जिसकी वजह से सोसाइटी बेसिस पर, जेंडर बेसिस पर, सेक्स बेसिस पर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलीजन बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर अगर कुछ इशू क्रिएट हो जाएं तो उनको हेट स्पीच में काउंट किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पॉइंट को लेकर के आपको लगता है कि ये इशू सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं है, तो जब भी आप बात रखते हो तो तब भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो सामने आ सकती है। तो यहाँ पर हेट स्पीच को लेकर के क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो इसकी डेफिनेशन है और इसको हम किस तरीके से टारगेट करेंगे। मतलब जो हमारी जुडिशरी है उनका बोलना ये है कि हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें करने की कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो भी राइट्स हैं उन सभी के बेसिस पर हमें उन जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उनमें जो भी हमें फ्रीडम दे रखी है उनको भी इंश्योर करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जो उन फ्रीडम को एक तरीके से काउंटर करने के लिए जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं उनके बेसिस पर भी काम किया जाना है। मतलब एक बैलेंस की जो सिचुएशन है ना उसको लेकर के सामने रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी वर्ल्ड सिटी समिट होने वाली है सिंगापुर में, तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उनको इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उनको इनवाइट किया गया है। यहाँ पर दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने उनकी समिट में पार्टिसिपेट करने से मना किया है। तो यहाँ पर आप पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम उन्होंने बोला है कि इससे पहले भी स्टेट के जो सीएम हैं वो अदर इम्पोर्टेंट इस तरीके की जो भी समिट है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो फिर दिल्ली के सीएम को यहाँ पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। वर्ल्ड सिटी समिट की अगर हम बात करें तो 2008 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। हर 2 साल में वर्ल्ड सिटी समिट प्रोग्राम होता है, और इसमें सिटीज़ को किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उन सभी के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बोलना है कि जिस तरीके से दिल्ली ने अपने आप को सस्टेनेबल तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं उनको भी हम अच्छे से अचीव कर पाएँ। किसी भी कंट्री में कुछ बेहतरीन काम होता है तो उसको वर्ल्ड लेवल पर सीखने की कोशिश की जाती है कि उसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और यही मेजर पॉइंट है कि दिल्ली ने जिस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है उसी सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर है, और यहाँ पर देखो टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं कि हमारे इंडिया के जो भी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हमारी पेंटिंग्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिक्राफ्ट्स हैं, वो टाइम टू टाइम स्टोलन होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी की पेंटिंग है जिसको यूएस म्यूजियम में ट्रेस किया गया है। ये जो पेंटिंग है इसमें थंजावुर के जो राजा थे उस टाइम के, राजा सरफोजी और उनका बेटा शिवाजी, ये जो है इस पेंटिंग में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, और ये पेंटिंग जो है वो यूएस के म्यूजियम में देखने को मिली है। जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया है, और अदर पर्सन जिनका देखने को मिल सकता है कि हाँ ये लोग और हो सकते हैं, उनकी सभी के बेसिस पर जो जांच है, जो इंस्पेक्शन है वो स्टार्ट किया गया है।
ये तंजौर के रूलर्स हैं और इनके बारे में बताया गया है कि जो सेरफोजी जो थे उनको प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द थ्रोन और हिज स्टेप ब्रदर अमर सिंह, मतलब दो भाइयों में यहाँ पर इशू था, तो यहाँ पर सेरफोजी को ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था तंजौर में। 1832 में इनकी डेथ हो गई। फिर उनके बेटा जो है शिवाजी वो 1855 तक रूल करता है। इनका कोई भी मेल सक्सेसर नहीं होता है। इस तरीके से जब मेल सक्सेसर नहीं होता तो उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी जो है वो एक अपना नया रूल लेकर के आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपका मेल सक्सेसर नहीं है आपकी फैमिली में तो आप कहीं और से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो तंजौर स्टेट जो है वो ब्रिटिश रूल इंडियन प्रोविंसेस में अब्जॉर्ब इसको कर लिया गया। और ये जो पेंटिंग है वो उन्हीं फादर और सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर पहले जो हमारे प्रेसिडेंट बनी है उसके बारे में बताया है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 15 नंबर की प्रेसिडेंट बन गई हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं। मतलब राइटर ने ये बताया है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर ये बेसिक प्रोविज़न है जिससे हमें लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कंट्री है वो अपग्रेड हो रहा है। हमने ट्राइबल कम्युनिटी को हमारे इंडिया की जो फर्स्ट पोस्ट है, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट जो है उस पर रिप्रेजेंट किया है। मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उनका इलेक्शन हुआ। इसमें बताया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था तो जयपाल सिंह मुंडा, स्पोर्ट्समैन एंड ट्राइबल लीडर, वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनका ये मानना था, उनको ये लगता था कि टाइम के साथ में जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको वायलेट कर दिया जाएगा और हमारे इंडिया के इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनको सामने मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको नहीं रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे कंट्री में 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट जो है उनका फॉर्मेशन किया गया, इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 और 6 जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी से हमें लगता है, इसके अलावा 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, इनसे लगता है कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उन सभी को टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए जो है वो काम किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी काम किया गया था और अभी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी काम किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी अल्ट न्यूज़ जो एक यहाँ देखिए फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उसके को फाउंडर है मोहम्मद जुबीर। इनको अरेस्ट किया गया था कि 2018 में इन्होंने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट के बेसिस पर इनको अरेस्ट किया गया और अलग अलग जगह पर इनको लेकर के FIR रजिस्टर हुई। फिर बाद में क्या हुआ, जुडिशरी ने इसमें इंटरवीन किया क्योंकि कुछ टाइम पहले इनको बेल एक्सेस हुई थी, लेकिन इनको किसी दूसरी FIR में दूसरे केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जो बेल जो ग्रांट की गई थी उनका इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया गया है कि देखो इनसे रिलेटेड जो भी FIR है अगर सेम केस में है तो उन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमें दिए हुए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है और आर्टिकल 21 जो है उसमें आता है राइट टू लाइफ। तो इन सभी के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो अल्ट न्यूज़ को लेकर के जो उनके को फाउंडर हैं उनको जो केस रजिस्टर हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि टाइम टू टाइम हमने डिस्कशन किया है कि एक ही तरीके का अगर केस हो ना तो उसमें एक ही तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम इशू के लिए अलग अलग जगह केस हुआ और पहले बंदा यहाँ अरेस्ट होता है, यहाँ से रिलीज होता है, फिर दूसरी जगह अरेस्ट होता है। अगर सेम केस है ना तो उसमें जो भी इशू है, जो भी प्रोसीजर है वो एक जगह चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन को एक ही तरीके के केस में बार बार अरेस्ट किया जाएगा। इसको लेकर के पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जुडिशरी ने ये बात बोली है। इससे पहले भी अगर हम बात करें 2001 में एक केस था टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेम इन्फॉर्मेशन के लिए, सेम केस के लिए किसी भी पर्सन के खिलाफ जो है वो दोबारा से FIR जो है वो रजिस्टर नहीं होगी। जो भी एलिगेशन है, जो भी इशूज हैं वो एक ही जगह उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। 2020 में अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी इस तरीके से मल्टीपल हेट स्पीच केसेस देखने को मिले थे और सेम इसी तरीके का इशू जो है वो क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 और 21 के बीच में बैलेंस बनाने की बात की गई है इस आर्टिकल में कि इसके बेसिस पर जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर अभी मंकी पॉक्स को जो इंडिया में केस देखने को मिले हैं केरला स्टेट में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि केरला ने जो अपना प्रोसीजर है उसको अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया है। जो भी कैंडिडेट, जो भी मेंबर जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडिया में आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जिनमें भी ये केसेस देखने को मिल रहे हैं उनको लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि प्रॉब्लम को यहीं पर रोका जा सके। अब यहाँ पर अदर स्टेट को लेकर के क्या रिकमेंडेशन है, देखो यहाँ पर मंकी पॉक्स के 2 केस देखने को मिले अभी तक केरला में। तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में अगर केस नहीं आए हैं तो वहाँ पर केस नहीं है। तो सभी स्टेट्स को अपनी अवेयरनेस जो है उसको स्प्रेड करनी चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ओके, और टाइम टू रहते हुए अगर इस तरीके से हम अपग्रेडेशन लेकर के आते हैं, अवेयरनेस लेकर के आते हैं, तो ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट लेवल पर इंक्रीज नहीं होगा और इसको स्मॉल केसेस के साथ में ही हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया है जब ये इशू सामने आया था। देखो, इजराइल की एक कंपनी है NSO, और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि उन्हीं का ये प्रोसीजर है, उन्हीं का ये एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होता है कि जो पेगासस स्पाईवेयर जो है वो किसी के भी जो स्मार्टफोन्स होते हैं उन सभी में एंटर करता है, फिर उनके जो भी डाटाज़ हैं उनको लीक करने की कोशिश करता है। ना सिर्फ डाटाज़ को लीक करता है बल्कि माइक्रोफोन, कैमरा, इन सभी को भी सीक्रेट तरीके से ओपन कर देता है। मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है उन सभी को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है। राइटर का ये बोलना है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर केस रजिस्टर हुए थे कुछ जर्नलिस्ट ने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं। इसके अलावा और भी अदर पर्सन उन्होंने बोला कि उनके खिलाफ में पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू सर्विलेंस की गई है। अब इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई थी, जस्टिस RV रविंद्रम कमेटी, और उन्होंने ये पूछा था कि आप इसकी जांच कीजिए और जो भी इशू है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के अगर हम बात करें तो इजराइल की कंपनी है। इजराइल के साथ में हमारे कुछ डिफेंस रिलेशन हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्हीं डिफेंस रिलेशन के साथ में ये पेगासस स्पाईवेयर जो है इसको भी लॉन्च किया गया था। 2019 में जब व्हाट्सएप को लेकर के कुछ इश्यू सामने आए तब जाकर के पता चला कि जो पेगासस स्पाईवेयर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के पहले क्या होता था, जब भी कोई मालवेयर आपके इस तरीके के जो भी आपके गैजेट्स हैं उनको अटैक करता था तो कोई लिंक आता था, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते थे तो वो सारा जो भी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाते थे और जो वायरसेस हैं वो इंसर्ट हो जाते थे आपके डिवाइस में और वो हैक करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि कोई विदाउट एनी, मतलब कॉल, आपने किसी पर्सन ने आपको कॉल किया है तो कॉल के थ्रू भी आपके जो गैजेट्स हैं उसमें ये एप्लीकेशन जो है वो इंसर्ट हो सकता है। इतना ज़्यादा इसमें जो सीक्रेसी है वो मेंटेन की गई है और इसी की वजह से पता नहीं चल पाया काफ़ी लंबे टाइम तक कि इस तरीके का स्पाईवेयर का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के जो इशू है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाराणसी जजेस का जो डिसीजन है उसको लेकर के वेट कर रहा है और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें इसको लेकर के डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो शिवसेना जो पार्टी है उसके मेंबर्स थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, तो उनमें भी फैक्शन जो है देखने को मिला है। तो यहाँ के जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और उनके जो शिवसेना का जो फैक्शन है उसको एकनाथ शिंदे से रिप्रेजेंट करते हुए उनका लीडर भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे कैंप से जो भी शिवसेना के मेंबर बिलोंग करते हैं उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि इस तरीके से आपने जो भी कोशिश की है, जो भी किसी पार्टी के मेंबर को या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर पार्टी का लीडर अपॉइंट किया जाता है तो उस पार्टी के जो लीडर होते हैं ना वो अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं पार्टी के लीडर, उनसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया किस तरीके से इस फैक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया गया लोकसभा में, तो इसको लेकर के क्वेश्चनिंग की गई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, कल हमने डिस्कस किया था ना कि अक्सर चीन में चाइना जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इसी को लेकर के बोला है कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है हमारे रीजनल एरियाज़ में उन सभी को हम व्यू कर रहे हैं और टाइम के बेसिस पर अगर हमें लगता है कि हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँच रहा है तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी पार्लियामेंट का जो है वो मॉनसून सीजन चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में रेगुलर यहाँ पर
जो इशू हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब जिस हेल्दी प्रोसीजर के तहत जो पार्लियामेंट के सेशन कंप्लीट होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो ना सिर्फ अभी से, लास्ट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट की उनकी जो वैल्यू थी, मतलब कितना उससे एक रिकर के सामने आ रहा था कि कितना वहाँ पर वर्क किया गया, कितनी उसकी जो भी इंटीग्रिटी है या वैल्यूएशन जो है उस सेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है टाइम के साथ में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट्स को ये बोल दिया है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास में जो भी आधार कार्ड या जो भी इम्पोर्टेंट राशन कार्ड नहीं है तो भी आप उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो कौन प्रोवाइड करवाएगा उनको? हमारी कंट्री के वो इंटीग्रल पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उन सभी का ध्यान रखना हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात ये बोली है कि कोई भी वीमेन जो है उनको राइट टू सेफ अबॉर्शन है, मतलब सेफ अबॉर्शन का राइट है उस वीमेन को, आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक इशू हुआ होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ कोई कपल रह रहा था, उसके बाद में उनके बीच में फाइट होती है और जब पर्सन उसको छोड़ के चला जाता है तो वीमेन जो है प्रेग्नेंट होती है, तो वहाँ पर अपने 24 वीक की जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट करवाना चाहती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक बोर्ड बनाया जाए और उसके बेसिस पर इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाए। ओके, तो सेफ अबॉर्शन का राइट है वीमेन के पास में। देखो कल भी हमने डिस्कस किया था, जो MTP एक्ट है उसमें 2021 में चेंज किए गए थे और उसमें पहले जो हस्बैंड जो टर्म है उसको चेंज कर दिया गया पार्टनर टर्म से। मतलब यहाँ पर अनमैरिड वीमेन हैं उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है MTP एक्ट में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, सबसे पहले तो चाइना से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है और चाइना ने बोला है कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट चाइना में स्टडी कर रहे थे और कोविड की वजह से वो वापस चले गए थे, वो दोबारा से यहाँ पर अलाउड है, वो आकर के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले रशिया ने क्या किया, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रही थी, तो रशिया ने भी यहाँ पर जो नॉर्ड स्ट्रीम है, नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, एक पाइपलाइन है जिसमें बाल्टिक सी का यूज़ करते हुए रशिया जो है वो नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है जर्मनी और अदर कंट्रीज़ को। ओके, तो मेंटेनेंस के नाम पर इस प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए हाल्ट किया गया, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको दोबारा से रेगुलर किया गया है कि जो गैस पाइपलाइन है उसको दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, फेसबुक ने अफगानी मीडिया कुछ पेजेस जिनको तालिबान रेगुलर करता था उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया है। एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है या ये जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जिसके बेसिस पर देखो तालिबान जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी लिस्टिंग में इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर जो है वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग जो भी इस तरीके के पेजेस जो तालिबान के द्वारा रेगुलर किए जा रहे हैं उनको बैन किया गया है, ताकि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्प्रेड ना हो सकें। देखो तालिबान को जो कैप्चर, तालिबान के पास में पावर है अफगानिस्तान में, लेकिन उसको कैप्चर करने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि जो US और अदर कंट्रीज़ ने ये बोला है तालिबान को कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि इनके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर तालिबान की तरफ से भी देखो कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट आया था कि तालिबान जो है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको पता है कि किस तरीके से उनको अपने अफगानिस्तान को गवर्न करना है। तो ये कुछ इशू है जिसकी वजह से जो भी अफगानिस्तान कंट्री के जो भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो उनकी मनी है, जो भी उनके अकाउंट्स हैं उनको सीज किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगुलर मनी की कमी है और मनी की कमी होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया ने भी यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की है, मेडिसिन से रिलेटेड, फूड ग्रेन से रिलेटेड असिस्टेंस देने की कोशिश की है ताकि जो पॉपुलेशन है उनको कुछ रिलीफ मिल सके।
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ को व्यू कर सकते हैं। उन पर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो वहाँ पर रेगुलर डिस्कस किए जाते हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, थैंक यू।